मैं आपको ग्रे मैटर पढ़ा रहा था। तो कॉर्पस स्ट्रैटम के दो हिस्से थे। एक था कॉर्डेट न्यूक्लियस, पूंछ जैसा, जिसके तीन हिस्से होते हैं, बॉडी, हेड और टेल। फिर मैंने आपको एक और दूसरा हिस्सा पढ़ाया था, उसको हम बोलते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंस नुमा जो न्यूक्लियस था, लेंस नुमा, बाइकॉन्क्वेस्ट लेंस जैसा, इसे लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। और इन दोनों को एक साथ, कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इन दोनों को एक साथ हम कॉर्पस स्ट्रैटम बोलते हैं। ये मैंने पढ़ाया था। फिर मैंने बताया था कि इसका एक और हिस्सा होता है एम्ब्लेगॉइड बॉडी, गोल्डन कलर की बॉडी थी। ये दिख रही, देखो यहाँ पूंछ पे जो लटकी हुई दिख रही है आखिरी में, ये एम्ब्लेगॉइड बॉडी है। और ये जो झालर नुमा दिख रहा है आपको, दिस इज, दे आर द क्लॉस्ट्रम। इसको हम बोलते हैं क्लॉस्ट्रम। तो ये सभी चीजें मिलकर बनाती है बेसल गैंग्लियन। इसका मेन काम है, ये पिरामिडल ट्रैक्ट बनाता है। इसका मुख्य काम है कि ये ऑटोमेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट कंट्रोल करता है। ये मैंने बताया था। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल कैप्सूल। यू कैन सी ओवर देयर। चलो पहले मैं आपको एक कलरफुल डायग्राम बता देता हूँ उसका, फिर हम, है ना, दिस इज, दिख रहा है? आप सबको दिख रहा होगा। माइक ऑन है, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस है। दिस इज अ हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, दिस इज अ थैलेमस। ये पीला पीला जो दिख रहा है आपको, ये जैसा वी दिख रहा है, वी, वी शेप्ड, ऐसा अपन करते हैं ना, यस, इस तरह का जो है ये वी जैसा, ये इंटरनल कैप्सूल है। इट इज अ डेंस फाइबर, डेंस कंडेंस फाइबर का एक बैंड होता है जिसको हम इंटरनल कैप्सूल बोलते हैं, जिसकी 5 लिम होती है। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंटीरियर लिम होती है, जेनु होता है, पोस्टियर लिम होती है, सब लेंटिफॉर्म और रिट्रो लेंटिफॉर्म में बताऊंगा अभी आपको। और ये जो आपको दिख रहा है ब्लू ब्लू, दिस इज अ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ये अंदर वाला ग्लोबस पैलेटस है, बाहर वाला पुटामेन है। और ये जो झालर दिख रही पीली पीली, ये क्लॉस्ट्रम है। ये क्या है? क्लॉस्ट्रम। और ये टाइम पे आया करो, माइक ऑफ करो। धर्मशाला है क्या? टाइम पे आया करो, है ना? ओके। सो दिस इज इंटरनल कैप्सूल। दिस येलो बैंड, जो येलो बैंड आपको दिख रहा है, ये इंटरनल कैप्सूल है। इसके 5 हिस्से होते हैं, एंटीरियर लिम, पोस्टीरियर लिम, उन दोनों को जोड़ने वाला घुटना यानी जेनु, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के नीचे वाला सब लेंटिफॉर्म पार्ट, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के पीछे वाला रिट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट। रिलेशन आप बहुत इजी समझ पाओगे। इसके मीडियल साइड के अंदर जो है वो आपको कॉर्डेट न्यूक्लियस दिख रहा है और थैलेमस, और लेटरल साइड में आपको लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और क्लोस्ट्रम दिख रहा है। तो इतना इजी टॉपिक है। आप मेरे इस डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज अ इंटरनल कैप्सूल। 5 हिस्से हैं, एंटीरियर लिम, जेनु, पोस्टीरियर लिम, सब लेंटिफॉर्म और रिट्रो लेंटिफॉर्म, ये 5 इसके टुकड़े होते हैं। मीडियली कॉर्डेट न्यूक्लियस है, थैलेमस है, लेटरली लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और क्लोस्ट्रम है। तो ये खत्म हो गया इंटरनल कैप्सूल। फिर भी मैं आपको लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो इंटरनल कैप्सूल, और मैंने बताया था कल, लड़कियों जैसी जो चोटी होती है जहां पे कंडेंस होती है ये, और फिर ये चोटी दिख रही है, तो ये है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा ही व्हाइट मैटर का बहुत बड़ा बंच है। इसी का कंटिन्यूएशन इंटरनल कैप्सूल कहलाता है। पढ़ते हैं। मैं आपको व्हाइट मैटर पढ़ा भी चुका हूं, है ना। और आपकी बुक में ये कलर डायग्राम ये वाला भी है, आप यहाँ भी देख सकते हो, ये वही का ही डायग्राम मैं अभी दिखा भी रहा था। तो इट इज अ लार्ज बैंड ऑफ द फाइबर, इंटरनल कैप्सूल पढ़ा रहा हूँ, सिचुएटेड इंफीरियरली ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो ब्रेन के निचले हिस्से की तरफ, जब पूरा ब्रेन, जैसे ये पूरा हमारा ब्रेन है, सारे बाल मिल मिल के जो चोटी बनाते हैं कोने की, उस चोटी यानी कि सारे बालों का बैंड, उसको हम बोलते हैं इंटरनल कैप्सूल। इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ कोरोना रेडिएटा। ये किसका कंटिन्यूएशन है? कोरोना रेडिएटा का। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कोरोना रेडिएटा है, ये फाइब्रस बैंड जो है अपना, उसका
कंटिन्यूएशन बोल भी रहे लोग। ये जो इंटरनल कैप्सूल होता है ना बेटा, इंटरनल कैप्सूल, वो जो है वो क्रस सेरेब्राई जो कि एक मिड ब्रेन का हिस्सा है, उसमें कंटिन्यू होता है। यानी कोरोना रेडिएटा से निकला, पूरा इंटरनल कैप्सूल आगे बढ़ा और फाइनली क्रस सेरेब्राई में ये कंटिन्यू हो जाता है। क्रस सेरेब्राई इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, आई टॉट यू, मैंने पहले ही बताया है। ये वी शेप्ड होता है, इसकी कॉन्केविटी जो है वो लेटरल साइड में है, जैसे ये वी शेप्ड है तो ये जो है कॉन्केविटी है, और ये जो दिख रहा है बाहर बाहर वो कॉन्वेक्सिटी है। तो इसकी कॉन्केविटी जो है वो लेटरल साइड में है, और उसमें कौन धसा हुआ है इस कॉन्केविटी में, इसमें धसा हुआ है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। कौन धसा हुआ है? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। इंटरनल कैप्सूल कंटेन फाइबर गोइंग एंड कमिंग टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इंटरनल कैप्सूल में वो हर फाइबर पाया जाएगा जो ब्रेन से आ रहा है या ब्रेन की तरफ जा रहा है। ब्रेन से आ रहा है यानी डिसेंडिंग ट्रैक मोटर, ब्रेन की तरफ जो जा रहे हैं ऊपर की तरफ वो है असेंडिंग ट्रैक यानी सेंसरी। और मैं पढ़ा चुका हूँ फिजियोलॉजी में भी, एनॉटमी में भी, पिरामिडल ट्रैक्ट, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट, ट्रैक्ट ऑफ गॉल, ट्रैक्ट ऑफ बर्डे, सारे ट्रैक्ट इसी से गुजरते, ये रास्ता है नेरो, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक। इट इज लाइक अ नेरो गेट एंड कंडेंस फाइबर, ये कंडेंस फाइबर का एक बहुत सकरा रास्ता है। ये जितने भी फाइबर या कंडेंस हो रहे हैं उसका एक सकरा रास्ता है जिससे हम बोलते हैं इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। चलो पार्ट्स की बात करते हैं। तो कैप्सूल डिवाइड इनटू द 5 पार्ट। कौन कौन से 5 पार्ट है अब तो रट गया होगा आपको। एंटीरियर, जेनू, पोस्टीरियर, सब लेंटिफॉर्म और रेट्रोलेंटिफॉर्म। लेंटिफॉर्म के नीचे सब लेंटिफॉर्म, लेंटिफॉर्म के पीछे रेट्रोलेंटिफॉर्म। कैप्सूल के 5 हिस्से थे। सबसे पहले एंटीरियर लिम्ब। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एंटीरियर लिम्ब की। इसके मीडियल में क्या है? हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। लेटरल में क्या है? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, यही लिखा भी है इसमें। पोस्टीरियर लिम्ब इसकी बात कर रहे हैं। इसके मीडियल में थैलेमस है और बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस है। इसके लेटरल में लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, ठीक है। जेनू, जेनू जो है घुटना, वो एंटीरियर और पोस्टीरियर लिम्ब के बीच का है जेनू, क्लियर है। चलो नाउ रेट्रोलेंटिफॉर्म सबसे निचला हिस्से में आता है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के नीचे, सॉरी पीछे। सब लेंटिफॉर्म, इट लाइज बिलो द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। और आपको बता दूं मैं कि जो सब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है ये एम्ब्लेगॉइड बॉडी के वहां पर रिचुएटेड होता है। एम्ब्लेगॉइड बॉडी गोल्डन कलर, ठीक है, ठीक है। नाउ फाइबर्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल, ये एक मेरा नया डायग्राम भी मैंने बनाया हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। इसमें बहुत सारे मैंने फाइबर आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं। मतलब ट्रैक के नाम लिखना है, वही ट्रैक जो हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं। डिसेंडिंग ट्रैक एंटीरियर लिम्ब से कौन कौन से निकल रहे हैं उसका नाम है। डिसेंडिंग मतलब ऊपर से निकलेगा, ब्रेन के ऊपरी हिस्से से, और नीचे आएगा तो नाम है फ्रंटोपोंटाइल ट्रैक। फ्रंटल लोब से स्टार्ट हुआ और कहा जा रहा है? पोन्स में, देखिएगा इधर, ठीक है। यस, आप ये ब्रेन देखने की कोशिश करें, दिस इज, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो आगे की तरफ है ये वाला, ये फ्रंटल लोब है। ये वाला लोब कौन सा है बेटा? फ्रंटल। और ये जो आप देख पा रहे हो दिस इज, ये है पोन्स। तो फ्रंटल लोब से, यहां से, इस जगह से फाइबर निकले और कहा जा रहे हैं? पोन्स में। तो ये डिसेंडिंग ट्रैक जो है वो इंटरनल कैप्सूल की एंटीरियर लिम्ब से गुजरता है, ठीक है। एंटीरियर लिम्ब के असेंडिंग से एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन गुजरता है, ठीक है। आगे बढ़ते बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जेनू से कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक गुजरता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से लेकर मिड ब्रेन के रेड न्यूक्लियस तक, ठीक है। पोस्टीरियर लिम्ब से कार्टिको स्पाइनल ट्रैक, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक। कार्टिको रूब्रल, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से लेकर रेड न्यूक्लियस तक। कार्टिको पोंटाइल, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से लेकर पोन्स तक। फिर रेट्रोलेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में पेराइटोपोंटाइल, पेराइटल लोब से पोन्स तक। ऑसिपिटोपोंटाइल, ऑसिपुट जो ऑसिपिटल लोब है उससे पोन्स तक।
और सब लेंटिफॉर्म से टेम्पोरोपोंटाइल, टेम्पोरल लोब से लेके पोन्स तक जाते हैं। तो दीज आर द सम डिसेंडिंग ट्रैक। और ऑडिटरी रेडिएशन, ऑप्टिक रेडिएशन, सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन, ये सब असेंडिंग ट्रैक्स हैं जो आपको इन पांचों पार्ट्स में लिख के आना है। क्लियर है? ब्लड सप्लाई बहुत इजी है। ये डायग्राम थोड़ा सा आपको इसका देखना पड़ेगा, हालांकि ये इतना ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, इतना इतना बना सकते हो आप, लेकिन ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये डायग्राम आपको एज इट इज मेमोराइज करना पड़ेगा। देन ऑल्सो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, रिकरेंट सेरेब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है, एंटीरियर कोराइडल आर्टरी, ठीक है, एंटीरियर कोराइडल पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इनकी कुछ ब्रांचेस होती है जो सप्लाई करती है इंटरनल कैप्सूल को। तो इंटरनल कैप्सूल का ब्लड सप्लाई कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बट आर्टरीज के नाम तो आपको जरूर लिख के आने पड़ेंगे, ठीक है। तो एंटीरियर मिडिल सेरेब्रल आर्टरिया लिख देना, कोराइडल आर्टरिया लिख देना, रिकरेंट सेरेब्रल आर्टरी लिख देना, ठीक है। इनकी जो ब्रांचेस होती है वो सप्लाई करती है इंटरनल कैप्सूल। तो यदि इंटरनल कैप्सूल आपको 10 नंबर में आएगा तो आपको एक तो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा डायग्राम आपको इनके फाइबर्स का बनाना पड़ेगा, ये वाला। तो ये दो डायग्राम, बाकी की जो मैंने लैंग्वेज बताई वो 10 में से 10 नंबर आएंगे यदि लिख के आए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, और जिसने कार्पस कोलोजम वगैरह अच्छे से रिवाइज किया होगा जो मैंने पढ़ाया था, और कॉर्डेट न्यूक्लियस वगैरह, यदि वो सारे यदि टॉपिक अच्छे से पढ़े होंगे जिसने, उसी को जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आएगा, नहीं तो सबको ऊपर से जाएगी। क्योंकि यदि पुराना है ना, यदि सपाट है तो ये वाला टॉपिक तो उड़ जाएगा तय है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा समझाने की, ठीक है। मैंने कई बार बताया, ये फोटो भी मैंने कई बार ग्रुप में शेयर करी है। ये चॉकलेटी कलर का जो दिख रहा है ये वाला लेटरल वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये सेरेब्रल एक्विडक्ट है, और ये फोर्थ वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल है क्या? इसका माइक ऑन है। चलो, तो मैं बता रहा था कि वेंट्रिकल्स यानी कि एक केविटी जो कि सीएसएफ से भरी रहती है, उनमें सीएसएफ दौड़ता है। और लेटरल वेंट्रिकल यानी केविटी, ये देखो, ये जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना, ये मैंने कनेक्ट किए, इन दोनों के बीच की जो केविटी होती है इसे बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। फिर ये जो दिख रहा है आपको अंदर गड्ढा है ना, ये थैलेमस की केविटी है, इसको हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। फिर मिड ब्रेन केविटी, उसका नाम है सेरेब्रल एक्विडक्ट। फिर पोंस मेडुला और सेरेबेलम, ठीक, इनके बीच की जो केविटी आती है इसे हम बोलते हैं, इन दोनों के बीच की केविटी, इसको बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये चारों वेंट्रिकल्स हमको पढ़ना है। हालांकि वेंट्रिकल चार है लेकिन नाम तीन है, क्योंकि दो लेटरल वेंट्रिकल है, राइट और लेफ्ट। तो एक आपको पढ़ना लेटरल वेंट्रिकल, हम लोगों के 20 मार्क्स में आता है डीएवी में। फिर एक थर्ड वेंट्रिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो भी 20 मार्क्स में आता है। और एक फोर्थ वेंट्रिकल है, वो भी 10 एक नंबर में आता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन दोनों की तुलना में, बट यस पूछते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेटरल वेंट्रिकल। तो लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है, मैं आपको एक पिक दिखाना चाहूंगा। ये पिक्स मैंने पहले ही शेयर कर दी थी वैसे आपको, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे ब्लू ब्लू जो दिख रहे हैं ये वेंट्रिकल्स हैं, ये लेटरल व्यू है और ये फ्रंट व्यू है। ये खरगोश जैसा व्यू सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको। ये जो दिख रहे हैं आपको ये वाले, ये दो लेटरल वेंट्रिकल है, ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में ड्रेन कर रहे हैं। फिर सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू ये फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। फिर ये फोर्थ वेंट्रिकल नीचे सेंट्रल कैनाल बन गई। ऐसा कैसा भी तभी देख सकते हो। ये इसका आड़ा वाला व्यू है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये लेटरल वेंट्रिकल है, दो दिख रहे हैं ना, दो देखो, दो पूछ दिख रही है आपको, ये राइट और लेफ्ट दो हैं। ये दोनों इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना के थ्रू, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना के थ्रू कनेक्टेड है थर्ड वेंट्रिकल से। थर्ड वेंट्रिकल सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू कनेक्टेड है फोर्थ वेंट्रिकल से। फोर्थ वेंट्रिकल नीचे सेंट्रल कैनाल से कनेक्टेड। सो ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वेंट्रिकल थोड़ा टफ है बेटा, है ना, डोंट वरी।
एक ये व्यू भी मैं आपको बार बार शेयर करता हूँ, ये भी आपने देख ही लिया होगा। लाल वाला जो दिख रहा है वो क्या है, लेटरल वेंट्रिकल। और मैंने इसके 4 हिस्से बताए थे। आगे जो फ्रंटल लोब में है वो फ्रंटल हॉर्न। भैया शिव कुमार यादव कौन है? कौन है शिव कुमार यादव? कौन है? आपके कॉलेज का है कि कोई बाहर का है? जल्दी माइक मन म्यूट खोल के बताओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं। सर पता नहीं। भैया रिमूव हो जाओ, कॉलेज के नहीं हो तो रिमूव हो जाओ। सर पहली बार देखा है ये नाम तो। रिमूव कर दो, रिमूव कर दो। ये आप लोग ये आपस में लिंक शेयर करते हैं, है ना? ठीक है, चलो। एक ये व्यू और देख लीजिए, ये भी बहुत शानदार डायग्राम था। ये देखिए, इसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है कि एक ये इधर वाला एक वेंट्रिकल, एक इधर वाला वेंट्रिकल। ये वाला व्यू भी अच्छा है, आप फोटो में मैंने बताया था, आप देखिएगा इसको। ठीक है, चलो। इस वाले डायग्राम में आपको सारे पार्ट्स भी दिख रहे हैं। सबसे आगे लाइन के आगे जो दिख रहा है ये एंटीरियर हॉर्न, लाइन के पीछे सेंट्रल पार्ट, ये पोस्टीरियर हॉर्न, और ये नीचे वाला इंफीरियर हॉर्न। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स आपको दिखा रहे हैं, ये लेटरल वेंट्रिकल के पार्ट्स हैं। चलो एक डायग्राम और ये भी देख लीजिए लगे हाथ। ये वाला डायग्राम भी आपको दिख रहा है, ये फ्रंटल व्यू है। क्या भैया, क्यों बार बार ज्वाइंट होके कट हो रहे हो? क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो? ये जो दिख रहा है आपको, ये कार्पस क्लोजम होता है। ये बीच वाला जो दिख रहा है आपको, ये सेप्टम पेलुसिडम है। और ये ब्लू कलर की जो आपको चीज दिख रही है, ये वाली, दिस इज, ये लेटरल वेंट्रिकल है। और ये वाला थर्ड वेंट्रिकल है, नीचे वाला। ठीक है, हम इसे बात करेंगे। बट भैया शिव कुमार यादव कौन हो आप? किस कॉलेज को बिलोंग करते हो? बताओ, नाम बताओ किसका, कौन है भैया ये? चलो, पता नहीं कौन। ये डायग्राम भी आपको देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अभी इसमें बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो स्टार्ट करते हैं। लेटरल वेंट्रिकल थोड़ा टफ है बेटा, बट घबराना मत, है ना? यस, चलो। दिख रहा डायग्राम? दिस इज लेटरल वेंट्रिकल, और इसी पे ऊपर इम्पोज किया हुआ है कार्पस क्लोजम। और अंदर भी मैंने परसों भी डायग्राम बताया था, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है। देखो ये डायग्राम आपको मैं इसमें भी दिखाता हूँ। ये मुझे बार बार इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि यदि पुराना यदि आपको याद नहीं होगा तो बहुत डिफिकल्ट है बेटा ये समझना। ब्रेन थोड़ा मुश्किल है। ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, ये ब्लू ब्लू, ये लेटरल वेंट्रिकल है। और अंदर जो दिख रहा है ये कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो आपको याद करिए, उस दिन कार्पस क्लोजम जो पढ़ाया था, तो उसके रोस्ट्रम, जेनू और जो बॉडी के रिलेशन में भी लेटरल वेंट्रिकल आ रहा था। फिर मैंने जो परसों कॉर्डेट न्यूक्लियस पढ़ाया था, उनके रिलेशन में भी आ रहा था लेटरल वेंट्रिकल। याद करो, हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस फ्लोर बना रहा था फ्रंटल हॉर्न की। बॉडी ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस फ्लोर बना रहा था सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल की। और टेल ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस रूफ बना रही थी इंफीरियर हॉर्न की। तो वो सभी चीजें एक साथ इसमें आपको पढ़ने को मिलेगी। तो मैं लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल ऑफ द टू इरेगुलर केविटी, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच ही केविटी है ये। ठीक है, और each lateral ventricle communicate with the third ventricle through the interventricular foramen। इन दोनों वेंट्रिकल के बीच में एक छेद है जिससे सीएसएफ निकल के जाता है थर्ड वेंट्रिकल में। उस छेद को बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। इंदौर से भोपाल के लिए बस चलती, नाम क्या है? इंटरसिटी। दो राज्यों के बीच में इंटर स्टेट, दो नेशन के बीच में इंटरनेशनल, तो दो वेंट्रिकल्स के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर।
फोरामेना यानी चेत। ठीक है, पार्ट्स 4 होते हैं, 3 तो हॉर्न है। एंटीरियर हॉर्न जो फ्रंटल लोब में होता है इसको फ्रंटल हॉर्न बोलते हैं। पोस्टीरियर हॉर्न जो ऑसिपिटल लोब में होता है उसको ऑसिपिटल हॉर्न बोलते हैं। इंफीरियर हॉर्न जिसको टेम्पोरल हॉर्न बोलते हैं क्योंकि टेम्पोरल लोब में है। और एक बीचों बीच का हिस्सा होता है उसको सेंट्रल पार्ट बोलते हैं। तो 4 पार्ट है। सबसे पहली बात कर रहे हैं सेंट्रल पार्ट। किसकी? सेंट्रल पार्ट। अब आपको ये भी डायग्राम देखना चाहिए, ये जो बीचों बीच का दिख रहा है दिस इज सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। उसके ऊपर आपको जो रूफ दिख रही है ये ट्रंक ऑफ कार्पस क्लोजम है। इसकी जो मीडियल वॉल है ये सेप्टम पेलोसिडम विद फॉर्निक्स है। और इसके अंदर जो फ्लोर है वो हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस और थोड़ा बहुत थैलेमस बना रहा है। तो ये डायग्राम आपको देखना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा, जो सेंट्रल हॉर्न समझ में नहीं आएगा। और ऐसा डायग्राम ओरिजिनली कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूं। ओरिजिनली मतलब ओरिजिनली है ना, रियल में कैसा दिखता है, यही फोटो मैंने बनाई है यही। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये है कार्पस क्लोजम, ये सेप्टम पेलोसिडम विद फॉर्निक्स, ये सेंट्रल पार्ट, ये थैलेमस और ये हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। देखो जरा गौर फरमा के। बेटा शिफा अंसारी, क्या टाइम था क्लास का? क्या टाइम था क्लास का? बोलो। सर सो गई थी मैं। थोड़ी देर और सो लेती। चलो कोई बात, अब उठ गई। हाँ। ठीक, बधाई हो। तो बेटा समझ में नहीं आएगा, मैंने पूरी राम कहानी समझा दी पहले, सुन लो, वीडियो देख लेना एक बार और, है ना, डोंट वरी। तो दिस इज कार्पस क्लोजम रूफ, ट्रंक है ये, सेप्टम पेलोसिडम, ये थैलेमस और ये हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो ये जो आपको इरेगुलर चॉकलेटी केविटी दिख रही है, दिख रहा खोखला हिस्सा, ये खोखला हिस्सा वेंट्रिकल है। क्लियर है? चॉकलेट। ठीक, और इसी को मैंने ऐसा यहाँ बनाया हुआ है, तो वो तो बनेगा नहीं, ये बना लेना। ये दोनों थैलेमस के बीच में थर्ड वेंट्रिकल, सेप्टम पेलोसिडम, सेंट्रल हॉर्न, सेंट्रल पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल, कार्पस कैलोजम। ठीक है, चलो कहाँ भग गई भैया? ठीक है, तो सेंट्रल पार्ट, this part of the lateral ventricle extend from interventricular foramina in front to the splenium of corpus callosum। देखो बेटा, ये जो बोल रहा है कि आपको इसमें क्या दिखेगा यार, इसमें देख लो, ये जो सेंट्रल पार्ट है दिस इज सेंट्रल पार्ट, ये वाला। तो ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना से स्टार्ट हुआ, मतलब इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना के आगे आगे फ्रंटल हॉर्न है और उसके पीछे जो है वो सेंट्रल पार्ट है। और वो कहां तक होता है? स्प्लेनियम तक। याद करो या स्प्लेनियम है, नहीं याद आ रहा हो तो ये डायग्राम देख लो। दिस इज, ये स्प्लेनियम। तो स्प्लेनियम के आगे आगे तक का जो चॉकलेट चॉकलेट दिख रहा है ये सेंट्रल पार्ट। तो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना से स्टार्ट हुआ सेंट्रल पार्ट और कहां तक जा रहा है? स्प्लेनियम तक। बाउंड्रीज रूफ, तो ये वाला फोटो देखोगे तो समझ में आएगा। इस सेंट्रल पार्ट की रूफ कौन बना रहा है? इस सेंट्रल पार्ट की रूफ बना रहा है, इस सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल की रूफ बना रहा है ट्रंक ऑफ कार्पस क्लोजम। आप चाहो तो अगेन इस डायग्राम में देख सकते हो, सेंट्रल पार्ट की जो रूफ है ये व्हाइट व्हाइट जो बना रहा है, ये व्हाइट व्हाइट है कौन एक्चुअली में? कार्पस क्लोजम। ये उसका रोस्ट्रम है, ये जेनु है, ये बॉडी है यानी ट्रंक है और ये स्पिन है। तो ट्रंक जो है वो सेंट्रल पार्ट की रूफ बना रहा है। ठीक है, और ये मेरे इस डायग्राम में भी शो हो रहा है। ठीक है, कि लेटरल वेंट्रिकल का जो ये सेंट्रल पार्ट है उसकी रूफ जो है वो कार्पस क्लोजम की बॉडी बना रही है। ठीक है, फ्लोर जो है, फ्लोर आप इस वाले डायग्राम में फिर देख सकते हो। इस सेंट्रल पार्ट की जो फ्लोर है वो बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस बना रही है। इस वाले डायग्राम में पल्ले नहीं पड़े तो ये डायग्राम देखिए, है ना, मैं बहुत सारे डायग्राम लाया हूँ आज आपके लिए। दिस इज, तो इस डायग्राम के अंदर ये सेंट्रल पार्ट है और इसकी जो ये पीच कलर की जो दिख रही है बॉडी बना रही है। ये देखो, ये हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस और ये बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस फ्लोर बना रही है सेंट्रल पार्ट। ठीक है, चलो, और थैलेमस भी बनाता है और मीडियल वॉल सेप्टम पेलोसिडम बना रहा है।
मीडियल वॉल को हमारा सेप्टम पिल्यूडम विद फॉर्निक्स। नाउ आ जाइए एंटीरियर हॉर्न पे। एंटीरियर हॉर्न इंटरमेंडिबल फोरामिना के आगे है, फ्रंटल लोब में है ये, ठीक है, और थोड़ा ट्रायंगुलर होता है। अब उसके लिए आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा, ये वाला। तो देखिए ये ट्रायंगुलर आपको जो दिख रहा है, ये फ्रंटल हॉर्न है, इसकी भी रूफ बना रहा है ट्रंक ऑफ कार्पस क्लोजम, इसके मीडियल में भी आ रहा है सेप्टम पिल्यूडम, इसके नीचे भी थैलेमस और हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस आ रहा है, ठीक है। तो ये एंटीरियर हॉर्न है। मुझे लगता नहीं, अभी डायग्राम देख लीजिए, आपको लैंग्वेज पढ़ाने की जरूरत भी, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पोस्टीरियर हॉर्न पे आ जाओ। पोस्टीरियर हॉर्न, ये पोस्टीरियर हॉर्न जो है इसका, ये थोड़ा सा नुकीला नुकीला होता है, ये रहा, दिस इज पोस्टीरियर हॉर्न, ठीक है। स्प्लेनियम के पीछे की तरफ है, ऑसिपिटल लोब में, इसलिए पोस्टीरियर हॉर्न को हम ऑसिपिटल हॉर्न भी बोलते हैं। पार्ट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल विच लाइज बिहाइंड द स्प्लेनियम, वो स्प्लेनियम के पीछे है, ऑसिपिटल लोब में है, बैकवर्ड और मीडियली। अब इसके लिए आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा, दिस वन, ये जो आपको दिख रहा है, ये है आपका पोस्टीरियर हॉर्न, इसकी रूफ बना रही है टेपेटम, है ना। टेपेटम क्या है, कोई बताओ अनम्यूट करके। टेपेटम, व्हाट इज टेपेटम? बेटा बिल्कुल रिवाइज नहीं कर रहे हो आप लोग। ये मैं क्लास में एक बार पूछ भी चुका हूं। फोर्सेप माइनर क्या है, फोर्सेप मेजर क्या है, टेपेटम क्या है? यहाँ पे कीर्ति शर्मा है कोई? उसने यस मुझसे सर। पूछा था व्हाट्सएप पे, बताओ क्या है टेपेटम, तुमने मुझसे पूछा था ना। तुमने मुझसे पूछा था व्हाट्सएप पे। इतनी जल्दी तो गजनी भी नहीं भूलता भैया। Tapetum are the fibers of corpus callosum which arise from body and splenium। आया याद के ऊपर से गई? फोर्सेप माइनर, नहीं आ गया फोर्सेप सर। मेजर और टैपेटम, ये तीनों सभी को बोल रहा हूँ, ये तीनों कार्पस क्लोजम के फाइबर थे। भैया आप पढ़ लो, है ना। ऐसा नहीं है आपको प्रमोशन मिल रहा है तो ये कभी जिंदगी में काम ही नहीं आएगा आपको, है ना। डॉक्टरी है ये, बीए बीकॉम नहीं है कि अब तो बीए डिग्री हो गई ऐसी तैसी, है ना। डॉक्टरी है, ज्ञान नहीं मिलेगा तो लोग जो है वो 5-5 10 हजार में नौकरी कर रहे हैं, और वही बीएचएमएस वाले लोग 5-5 लाख रुपए महीना भी कमा। ये सब ज्ञान की बात है बेटा, पढ़ो, है ना। चलो, तो ये आपको दिख रहा है पोस्टिन हॉर्न, इसकी रूफ वूफ बना रही टेपेटम, है ना। और इसका जो फ्लोर है वो फोर्सेप मेजर बना रहा है। फोर्सेप मेजर जो है वो स्प्लेनियम के फाइबर्स है, ठीक है। चाहो तो फोर्सेप मेजर फोर्सेप माइनर क्या है, कार्पस क्लोजम का सबसे आखिरी हिस्सा पढ़ना आपको मिल। नाउ लास्ट फोर्थ, यानी कि फोर्थ पार्ट जिसको हम इंफिनिटी हॉर्न बोलते हैं, ये सबसे बड़ा हॉर्न है। इसकी भी रूफ में आप देख सकते हो टेपेटम आ रहा है, टेल ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस आ रहा है, और नीचे की तरफ किलकेन सल्कस आ रहा है। देखो बेटा, ये डायग्राम तो मैंने आपको बताया था, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है नीचे की तरफ इंफिनिटी हॉर्न दिख रहा है, ये इंफिनिटी हॉर्न जो है इसकी रूफ बना रही है टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, और एक और चिपकी हुई चीज दिख रही है एम्लेकॉइड बॉडी। तो इंफिनिटी हॉर्न की रूफ में आपको आ रहा है, इंफिनिटी हॉर्न की रूफ में आ रहा है आपको टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड एम्लेकॉइड बॉडी, और टेपेटम भी आ ही रहे फाइबर जो दिख रहे निकलते हुए, ठीक है। इसकी फ्लोर जो है वो कैल्केरियन सल्कस बनाती है। कैल्केरियन सल्कस मैंने पढ़ाया था आपको, ये टेम्पोरल लोब में पाया जाने वाला सल्कस है, ठीक है। कैल्केरियन सल्कस, वी शेप सल्कस, तो वो इसकी फ्लोर बना रहा है, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। कंटेंट वेंट्रिकल में भरा क्या रहता है बेटा? CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एप्लाइड नोट में क्या है, मैंने अभी फोर्थ ईयर में, सेकंड ईयर में कल टॉपिक पढ़ाया भी था,
एक बीमारी होती है बेटा, उसको बोलते हैं हाइड्रोकेफेलस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकेफेलस। हाइड्रोकेफेलस में क्या होता है बेटा कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, वो वेंट्रिकल्स बोले तो कहीं ब्लॉक हो जाते हैं, तो सीएसएफ जो है, सीएसएफ वो कंटिन्यूअसली बाहर निकल नहीं पाता जितना निकलना चाहिए था। और यदि नहीं निकल पाएगा सीएसएफ, तो फिर क्या हो जाएगा, धीरे 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 छोटा बच्चा है यदि, तो उसका उसकी जो हड्डियां होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। बच्चे की हड्डी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, तो उस वजह से बच्चे का जो सर है ना वो फूल जाएगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस। देखो आपको ये फोटो दिखेगी तो समझ में आएगा। ये बड़े माथे के बच्चा दिख रहा है आपको, देखो माथा कितना बड़ा हो गया। पा मूवी देखिए, पा मूवी, पा, अमिताभ बच्चन की। तो ये हाइड्रोकेफेलस, हाइड्रोकेफेलस ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। ये देखिए, तो इस इन सब के अंदर ये देखो, इसमें तो क्रेनियल वॉलेट भी दिख रहा है। सीएसएफ ब्लॉक हो गया बेटा, और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ब्लॉक होने की वजह से फाइनली वेंट्रिकल फूलने लग गए। जैसे कि पानी जो था वो निकलना चाहिए था, निकला नहीं, और इस वजह से बीमारी हो गई हाइड्रोसेफेलस। ये मैं आपको शायद पढ़ा भी चुका हूँ सीएसएफ के अंदर। और यदि कोई व्यक्ति बड़ा हो जाएगा तो भी उसका सीएसएफ ब्लॉक हो सकता है, वेंट्रिकल ब्लॉक हो सकते हैं, लेकिन उसकी हड्डियां तो सॉफ्ट है, मतलब हार्ड हो गई है, तो वो तो अब फूलेगी नहीं। लेकिन लेकिन उसको इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने से माइग्रेन फील होगा, माइग्रेन, सर बहुत ज्यादा दर्द करेगा उस व्यक्ति को। तो दिस इज हाइड्रोसेफेलस एंड माइग्रेन। ये अप्लाइड नॉट में है। एक चीज और बताता हूँ, इसकी अप्लाइड में आता है, वो है लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर कुछ नहीं है, कभी मेनिंजाइटिस वगैरह या दिमाग में इंफेक्शन हो जाए, इंसेफेलाइटिस वगैरह, ब्रेन में एब्सेस वगैरह, फोड़े बन जाए, पस भर जाए, तो इन्फेक्शन चेक करने के लिए हम लोग को एक L2 L3 जो लंबर वर्टिब्रा होते हैं उसमें सुई घुसाना पड़ती है। इसे बोलते हैं लंबर पंक्चर। क्या बोलते हैं बेटा? लंबर पंक्चर। इसको शॉर्ट में लोग बोलते हैं एलपी, लंबर पंक्चर। तो जैसा कि आपको यहाँ दिखा भी रहा है इस वाले डायग्राम में, देखो ये पीठ के समय में यहाँ इसको ऐसा करके L4 L5 वर्टिब्रा से एक सुई घुसाई और स्पाइनल कॉर्ड तक घुसाई, और वहां से सीएसएफ निकाल लिया। इस तकनीक को बोलते हैं लंबर पंक्चर। क्या बोलते हैं बेटा? लंबर पंक्चर। इसमें हम सीएसएफ एग्जामिन करते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट योर लेटरल वेंट्रिकल। समझ में आ गया? चलो एक और पढ़ लो फटाफट, थर्ड वेंट्रिकल। भैया किसका वीडियो ऑन हो गया? ये एपिलेप्सी वेप्सी आती है, मिर्गी आती है? नाउ ये डायग्राम आपको देखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये थर्ड वेंट्रिकल है। मैंने अभी बताया कि यहाँ ऊपर ऊपर जो है वो है लेटरल वेंट्रिकल, और जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है ये है थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल जिसके आगे लेमिना टर्मिनालिस दिख रही है आपको, ऑप्टिक कियाज्मा दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा पिट्यूटरी ग्लैंड भी दिख रही है। थर्ड वेंट्रिकल, इसके ऊपर कार्पस कैलोजम, सेप्टम फैलसिडम और कोराइड प्लक्सस दिख रहा है। थर्ड वेंट्रिकल जिसके आगे एंटीरियर हॉर्न भी है, एंटीरियर कम्यूशर भी है। थर्ड वेंट्रिकल जिसके पीछे पोस्टीरियर कम्यूशर है, पीनियल ग्लैंड है, ठीक है, सेरेब्रल एक्विडक्ट है, और फ्लोर के अंदर आपको ये मेमोरी बॉडी दिख रही है और पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रही है। तो ये थर्ड वेंट्रिकल के रिलेशन हुए। थर्ड वेंट्रिकल ऊपर कनेक्टेड है लेटरल वेंट्रिकल से, और नीचे कनेक्टेड है सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल से। थर्ड वेंट्रिकल ऊपर की तरफ कनेक्टेड है लेटरल वेंट्रिकल से थ्रू द इंटरवेंट्रिकल फोरामिना। थर्ड वेंट्रिकल नीचे की तरफ फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, बट किसके थ्रू कनेक्टेड है? सेरेब्रल एक्विडक्ट। आपको रियल वाला डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको। सो दिस इज थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल ऊपर कनेक्टेड है लेटरल वेंट्रिकल से थ्रू द इंटरवेंट्रिकल फोरामिना। थर्ड वेंट्रिकल नीचे कनेक्टेड है फोर्थ वेंट्रिकल से थ्रू द सेरेब्रल एक्विडक्ट, एंड इट इज द कैविटी ऑफ थैलेमस डायनसेफेलॉन। और अभी अपन ने इसका एक फ्रंट व्यू देखा भी था, ये वाला। तो ये जो आपको दिख रहा है ये थर्ड वेंट्रिकल है, दोनों थैलेमस की बीच की कैविटी, ठीक है। तो एक ये डायग्राम बना लेना, ठीक है।
चलो, और एक ये डायग्राम बना लेना तो रिलेशन भी समझ में आ जाएंगे। तो पढ़ते हैं थर्ड वेंट्रिकल। इट इज अ मीडियन केविटी बिटवीन द टू थैलेमस, दो थैलेमस की बीच की केविटी है, डायनसेफेलॉन की केविटी है, ठीक है। लोकेशन सेरेब्रम के नीचे दोनों थैलेमस के बीच में होता है। कम्युनिकेशन ऊपर कनेक्टेड है लेटरल वेंट्रिकल से, नीचे कनेक्टेड है सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल से। इसमें कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं जिनको हम रेसेस बोलते हैं, ये रेसेस, ये रेसेस, ये रेसेस। तो रेसेस के नाम है सुप्रा पीनियल रेसेस, पीनियल ग्लैंड के ऊपर, पीनियल रेसेस पीनियल ग्लैंड में, पिट्यूटरी रेसेस, ये देखिए ये पिट्यूटरी रेसेस पिट्यूटरी ग्लैंड का पाउच है, ऑप्टिक रेसेस ऑप्टिक कियाज्मा का पाउच जो दिख रहा है ये। तो ये रेसेस भी इसमें पाए जाते हैं। बाउंड्रीज अभी बताया था, एंटीरियरली लेमिना टर्मिनलिस, एंटीरियर कम्यूशर दिख रहा है आपको, ऑप्टिक कियाज्मा दिख रहा है, ठीक है। एंटीरियर कॉलम ऑफ फॉर्निक्स दिख रहा है, फॉर्निक्स सेप्टम रिजन का हिस्सा है। फिर पोस्टीरियर वॉल में आपको पीनियल ग्लैंड दिख रही है, पोस्टीरियर कम्यूशर दिख रहा है, सेरेब्रल एक्विडक्ट दिख रही है, और टेक्टम दिख रहा है मिड ब्रेन का, ठीक है। नीचे की तरफ आपको मेमोरी बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड, थोड़ा सा ऑप्टिक कियाज्मा, ये फ्लोर दिख रही है। रूफ, कार्पस क्लोजम, सेप्टम पेसिडम और कोराइट प्लक्सस दिख रही है। और इस लेटरल वेंट्रिकल के आसपास, थर्ड वेंट्रिकल के आसपास क्या होगा, तो आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आप इस डायग्राम में देख के बताएं तो आपको समझ में आएगा। इस थर्ड वेंट्रिकल के आसपास क्या दिख रहा है, थैलेमस, जैसे केविटी है थैलेमस, ठीक है। चलो, तो ये रिलेशन हुए, ठीक है। कंटेंट वही CSF है, एप्लाटोनॉटमी, एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द थर्ड वेंट्रिकल लीड्स हाइड्रोकेफेलस इन चिल्ड्रन and migraine in adult. Third ventricle is a narrow space, so it will easily obstruct by the brain tumor. बहुत सकरा जगह है ये, इसलिए कभी भी गठान वठान बन जाएगी दिमाग में, ब्रेन में, तो बहुत जल्दी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन इन द थर्ड वेंट्रिकल लीड्स टू डैमेज ऑफ द हाइपोथैलेमस, और यदि जो थर्ड वेंट्रिकल है वो ब्लॉक हो जाएगा तो उस वजह से फूलने लगेगा और हाइपोथैलेमस और थैलेमस को डैमेज होगा। अब हाइपोथैलेमस के मैंने 15 फंक्शन आपको फिजियोलॉजी में पढ़ाए थे, इमोशन कंट्रोल करना, लव, हेट, भूख, प्यास, रिवार्ड, पनिशमेंट, है ना, याद करो, गर्मी, ठंडा, बायोलॉजिकल क्लॉक, सारी पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करना, सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, तो वो सारे फंक्शन की वाट लग जाएगी। तो इट इज ऑल अबाउट थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। तो एनाटॉमी में इतना ही, मैंने आज आपको इंटरनल कैप्सूल पढ़ाया, लेटरल वेंट्रिकल पढ़ाया और थर्ड वेंट्रिकल पढ़ाया। मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ, यदि आपकी एग्जाम होगी तो इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आएगा। और हम कल पढ़ेंगे फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। और मैं कल कोशिश करूंगा कि सेरेबेलम पढ़ा दूं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका ब्रेन का मैक्सिमम हिस्सा खत्म हो जाएगा। कल जो भी हो, कल भले 1.5 घंटे क्लास लगना होगी, मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरा ब्रेन खत्म कराऊंगा, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं फार्मेसी पे। फार्मेसी की PDF निकालिए सभी लोग। फार्मेसी की PDF निकालिए। उसमें एक छोटा सा हिस्सा रह गया था, स्कोप ऑफ फार्मेसी इन रिलेशन टू नेशनल इकोनॉमी। वैसे मैंने समझा दिया था आपको कि भारत एक गरीब देश है ना, तो दवाइयां ऐसी होना चाहिए जो सस्ती हो। अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड, यूरोप की बात नहीं कर रहे हैं कि यार अरे भैया दवाई महंगी हो तो महंगी हो, लेकिन एक नंबर होना चाहिए, वो 1 लाख रुपए क्यों नहीं हो, क्योंकि वो लोग अफोर्ड करते हैं। और अपने यहाँ क्या है, यदि अपन ने बोल दिया है 100 रुपए का पत्ता है दवाई का, विटामिन का, तो लोग बोल देंगे रहने दो भैया, सब्जी भाजी खा लेंगे, 100 रुपए तो है ही नहीं। तो फिर हम चाहेंगे कि 10 रुपए की दवा हो, तो उसके लिए बेस्ट है होम्योपैथी। क्यों? क्योंकि होम्योपैथी नेचुरल सोर्स से बनती है, चक्की पीसना 1-1 घंटे तक, अनपढ़ व्यक्ति भी दवा बना सकता है। इसलिए होम्योपैथी फार्मेसी भारत देश की इकोनॉमी में या गरीब देशों की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। और ये तो भारत देश का दुर्भाग्य है कि होम्योपैथी थोड़ा कम चलती है, नहीं तो बहुत बड़ा बर्डन खत्म हो जाए।
आर्सेनिक एल्बम का जो प्रिवेंटिव डोज था वो हार्डली 8 आने या 1 रुपए का पड़ रहा था, और जबकि आयुर्वेदिक काढ़ा 50-50 60-60 रुपए का पड़ रहा था। बट गवर्नमेंट को आयुर्वेदिक काढ़ा ज्यादा अच्छा लगा तो उसने वो बंटवाया। थोड़ा सा उसमें घोटाला करने का पैसा भी था, शिवराज जी ने करा होगा, वो अलग बात है। लेकिन देखो ना, 8 आने 1 रुपए के अंदर आप किसी को इम्यून कर रहे हो, इससे सस्ता क्या होगा? एलोपैथी वाले लोग कोरोना के इलाज के 20-20 हजार रुपए रोज के ले रहे हैं, तो साला 50 पैसे 1 रुपए में यदि कोई व्यक्ति ठीक हो रहा हो या प्रिवेंट हो जाए तो इट्स बेटर। तो इसलिए नेशनल इकोनॉमी में हमारा देश गरीब है, इसलिए हमारी एक तो दवाएं सस्ती होना चाहिए और इजीली बनाने वाला भी होना चाहिए। हमें कोई टी फार्मा बी फार्मा नहीं करना पड़ता दवाई बनाने के लिए, हमें कोई एम फार्मा नहीं करना है। किसी भी चौथी पांचवी पढ़े हुए को बोलना ये तराजू है, ये चक्की है, मोटर पिस्टल है, 1 ग्राम नमक तोल, 9 ग्राम शुगर ऑफ मिल्क तोल, 1 घंटे अलार्म भर के रख, चक्की पीसते रहे बेटा, नेट्रोम्यूर 1x बन जाएगी। फिर उसका 1 ग्राम लेना बेटा, 9 ग्राम फिर ये शुगर ऑफ मिल्क शक्कर का पाउडर लेना, फिर 1 घंटे चक्की पीसना, नेट्रोम्यूर 2x बन जाएगी। काहे का स्किल, कोई स्किल विस्किल जरूरत नहीं। तो ये भी अच्छी बात है, गरीब देशों में तो ये अच्छा है। ये तो दवाई होम्योपैथिक दवाई बनाने के लिए भी यदि मान लो तुम बोलो कि यार हमको तो एम फार्म चाहिए, एमडी चाहिए, तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, दवाई नहीं बनेगी। और नेचुरल सोर्स से दवाई बन रही है, नेचुरल। गेंदे के फूल 1000 निकलते बाहर, चीटियां, मधुमक्खी, है ना, हल्दी, लौंग, इलायची, राई, प्याज, लहसुन, इन सब से दवाई बनती है। अपने रेत, तो कितना सस्ता सोर्स है, सस्ता क्या होगा? तो 2 चीजें आपको नेशनल इकोनॉमी में अलग से लिख के आना है। एक तो लिखना हेल्थ इज वेल्थ। आप बताओ कि भैया हमारा देश स्वस्थ होगा तो ही हम कमाएंगे धमाएंगे, और होम्योपैथी क्योर करती है हमेशा के लिए, बीमारी को जड़ से ठीक करती, लंबे समय के लिए ठीक कर देती है। इसलिए होम्योपैथी अपनाएंगे तो लोग लंबे समय स्वस्थ रहेंगे, लोग लंबे समय स्वस्थ रहेंगे तो वो देश के लिए या खुद के लिए कमाएंगे, टैक्स भरेंगे। एक, बीमार पड़ेंगे तो जो भी कमाया धमाया था वो साफ हो जाएगा, तो गरीबी आ जाएगी, देश कैसे उन्नति करेगा? दूसरा, पर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, ये भारत देश की बहुत कम है, हम गरीब हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी दवाएं सस्ती हो, और इसलिए होम्योपैथी फार्मेसी सबसे अच्छी। तो ये नेशनल इकोनॉमी आप पढ़ लेना, जो मैंने समझाया उसी को इलोबरेट कर देना। आई डोंट थिंक सो कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मुझे एक टॉपिक और पढ़ाना है, लेजिग्नेशन। आपको प्रूविंग पढ़ा दिया? ड्रग प्रूविंग समझ में आ गया, पढ़ लिया? जल्दी बोलो। मैं पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं? पढ़ा दो सर। चलो 1 मिनट में काट के रखा।